स्टूडेंट है सुमन संधू। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है इसमें नॉलेज एंड करिकुलम में इसका जो आज का अपना टॉपिक है वो है पाठ्यक्रम की अभियांत्रिकी, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके प्रतिमान, उसका स्वरूप, उसका मॉडल कैसा होना चाहिए। तो उसमें देखो मैंने आपको जो आज का पाठ्यक्रम है, आपका जो पाठ्यक्रम अभियांत्रिकी आज का टॉपिक है, उस टॉपिक में आप इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसमें देखो जो हमारा अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम है, जहाँ जो हमारा अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा पाठ्यक्रम के प्रतिमानों के रूप में की जा सकती है। प्रतिमान होता है मॉडल या उसका स्वरूप या उसका ढांचा। प्रतिमान किसको कहते हैं? मॉडल को कहते हैं, स्वरूप को कहते हैं या उसके ढांचे को बोलते हैं। तो प्रतिमान किसी भी वस्तु, जो हमारा प्रतिमान है किसी भी वस्तु का हो गया। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपको मॉडल बनाना है, किसका बनाना है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको मॉडल बनाना है कि हमारे पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ पौधों का बनाना है या मॉडल बनाना है। आपको कोई लेसन पढ़ा रहे हो, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा रहे हो या जैव विविधता पढ़ा रहे हो, तो उसका आप क्या करोगे, मॉडल पढ़ा रहे हो या महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हो, जी के बारे में बता रहे हो, तो वो क्या होता है प्रतिमान या मॉडल, उसका स्वरूप या चार्ट बनाया जाता है। उसी तरह हमारा जो पाठ्यक्रम है उसका भी हम क्या बनाते हैं, उसका भी मॉडल या स्वरूप या उसका चित्र बनाते हैं। तो वो क्या कहलाती है, हमारी अभियांत्रिकी कहलाती है। प्रतिमान किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा क्रिया का ऐसा परिकल्पनात्मक एवं कार्यात्मक, यानी कि हम जिसके ऊपर कल्पना कर सकते हैं। परिकल्पना होती है किसी के ऊपर कल्पना करना, कार्यात्मक होता है उस पर कार्य करना, जिससे उसके वास्तविक स्वरूप का क्या हमें बोध हो जाए। यानी कि हम जो टाइम टेबल, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे बताया था कि आप कोई लेसन पढ़ा रहे हो या कोई प्रकरण पढ़ा रहे हो। जैसे प्रकरण मैंने बताया था कि आपको पढ़ाना है गुरु नानक देव जी, महात्मा गांधी, मीराबाई हो गया, या भारत की जलवायु होगी, या आपको किसी भी लेसन के बारे में बताना है, तो उसके बारे में आप क्या साथ में तैयार करते हो, उसका प्रतिमान या उसका स्वरूप या उसका मॉडल तैयार करते हो, और उसके बारे में जो आप परिचर्चा करते हो या उसको विस्तार रूप बताते हो, वो क्या कहलाता है, आपका पाठ्यक्रम की अभियांत्रिकी होगी आपकी, जिससे उसका वास्तविक स्वरूप का क्या हो सके, हमें बोध हो सके। उससे क्या कहा जाता है, उससे प्रतिमान या उसका मॉडल का कहा जाता है। और सामान्य जीवन में जैसे कि हमारी वस्तुएं होगी, उपकरण होंगे आदि के मॉडल को देखने को, हमारे को क्या मॉडल देखने को मिलते हैं। और इसमें हमारे जो एक राइटर हुए हैं, कौन से, हेनरी के अनुसार हेनरी सीसल विल्ड, कौन से हैं, हेनरी सीसल जो आपके हुए हैं, राइटर हुए हैं, कौन से हैं, हेनरी सीसल विल्ड के अनुसार उनका मानना है कि जैसे हमारा प्रतिमान हो गया, मॉडल हो गया, या हमारी अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, कि उन्होंने परिभाषित किया है कि किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार, यानी कि किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को डालने तथा क्रिया की और निर्देशित करने की प्रक्रिया को अथवा मॉडल का प्रतिमान होती है। यानी कि हम मॉडल के माध्यम से उस चीज को आसानी से बता सकते हैं, उसके स्वरूप बता सकते हैं। जैसे कि हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, हम सिलेबस का या करिकुलम का सहारा लेते हैं। उसी के आधार पर हम शैक्षिक जो हमारे लक्ष्य उद्देश्य हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो वो क्या होती है, हमारी अभियांत्रिकी होती है। तो इसमें जो हमारे एक राइटर हुए हैं, हेनरी सीसिल विल्ड, जो उन्होंने कौन से हैं, सीसिल विल्ड के अनुसार उनका मानना है कि किसी आदर्श, यानी किसी का आदर्श प्रतिमान हो गया, उसका स्वरूप हो गया, किसी आदर्श अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने तथा क्रिया की और निर्देशित करने की प्रक्रिया अथवा मॉडल जो है हमारा प्रतिमान होती है। और इसमें क्या है, जो हमारे शिक्षा के समुचित विकास के लिए, यानी कि हम अगर शिक्षा का समुचित विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पाठ्यक्रम का विकास करना भी हमें आवश्यक हो जाता है। यानी कि हमारे अगर हमें शिक्षा का विकास करना है तो उसके साथ हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो करिकुलम है,
सिलेबस है उसका भी विकास करना निश्चित होगा, आवश्यक होगा। और प्राचीन काल में जो हमारा पाठ्यक्रम था, यानी कि जो हमारा प्राचीन काल में जो पाठ्यक्रम था, यानी कि हमारा सिलेबस था, उसका कोई निश्चित विधि नहीं होती थी। उसमें जो बच्चों को पढ़ाया जाता था वे केवल मौखिक प्रवचन ही दिए जाते थे, प्रवचन बच्चों को दिए जाते थे और बच्चे उनको क्या करते थे, उनका अनुकरण करते थे, उनका अनुसरण करते थे, उसी के आधार पर उसको अपने जीवन में उन प्रवचनों को डालते थे अपने जीवन में। तो ये क्या था, उस टाइम का जो हमारा पाठ्यक्रम था उसका कोई निश्चित सबूत नहीं था। इस संबंध में हमारा जो विधिवत कार्य हुआ है, यानी कि जो हमारा, ये तो प्राचीन काल समय में था, लेकिन जो हमारा विधिवत कार्य हुआ है किसके बारे में, हमारे पाठ्यक्रम के बारे में विधिवत कार्य हुआ है, वो 20वीं सदी के आरंभ में प्रारंभ हुआ था। कब, 20वीं सदी के शुरुआत में ये कार्य प्रारंभ किया गया था कि हमारे पाठ्यक्रम में सुधार किस प्रकार किया जाए। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारे पाठ्यक्रम का विकास, संकल्पना जो थी, संकल्पना विकसित होने के साथ साथ अनेक प्रतिमान प्रकाश में आए, यानी कि हमारी जो इसका हमारे पाठ्यक्रम का स्वरूप है, उसका ढांचा है या उसका मॉडल है, उसको किस प्रकार से उसमें परिवर्तन लाया जा सके। और ये सब कब संभव हुआ, 20वीं सदी के प्रारंभ में और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यह परिस्थिति हमारे सामने आई कि हमें हमारा जो पाठ्यक्रम है उसके विकास करना है, तो उसमें या हमारे शिक्षा के उद्देश्यों में, शिक्षा में विकास करना है, तो हमारे पाठ्यक्रम को भी विकसित करना होगा, उसमें चेंज लाना होगा। और इसी के बाद जो हमारे विल्ड की मॉडल परिभाषा के आधार पर किसी आदर्श लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यानी कि हमें किसी आदर्श लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो उसके पाठ्यक्रम के स्वरूप का निर्धारण अथवा उसका जो कार्य हेतु दिशा निर्देश की प्रक्रिया के स्वरूप का भी हमें क्या करना होगा, निर्धारण करना होगा। और जो हमारा पाठ्यक्रम का प्रतिमान उसे कहा जा सकता है, यानी कि उसका ढांचा कहा जा सकता है। इसका स्वरूप होगा हमारे शैक्षिक लक्ष्यों पर आधारित होता है। जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसके माध्यम से हम शैक्षिक लक्ष्यों को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और उसी पर यह आधारित होता है। समय बदलने के साथ, जैसे कि हमारा समय बदलता है, जो हमारे समाज में सामाजिक बदलाव आते हैं, उसी के आधार पर हमारे पाठ्यक्रम में भी बदलाव करना चाहिए, यानी कि उसमें चेंज करना चाहिए। इसके अनुसार, समय के अनुसार और सामाजिक बदलाव के अनुसार साथ साथ भी और शिक्षा के लक्ष्यों में भी परिवर्तन होते रहना चाहिए। और इसीलिए हमारा जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के विकास के प्रतिमान भी बदलते रहते हैं। और जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको 3 उसके लक्ष्य हैं या 3 उसके उद्देश्य हैं, 3 तथ्य हैं। हमारे जो पाठ्यक्रम है उसके 3 उद्देश्य हो गए, 3 लक्ष्य हो गए, 3 तथ्यों के आधार पर उसमें क्या किया जा सकता है, जिसमें चेंज लाया जा सकता है। तो उसमें ये क्या होती है, ये प्रक्रिया जो आती है, इसमें उद्देश्य, प्रक्रिया और जो उद्देश्य, प्रक्रिया और परिस्थिति को इसमें अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। यानी कि हमारा अगर शिक्षा के लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना है, किस उद्देश्य तक प्राप्त करना है, तो उसके उद्देश्य होंगे, उसके साथ उसकी प्रक्रिया होगी और उसकी परिस्थितियाँ, जिनकी हमारे वर्तमान समाज की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, समाज में जो चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, उसी के आधार पर हमारे पाठ्यक्रम में भी बदलाव लाना चाहिए। तो इसके जो हमारे 3 तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं। पहला इसमें हो गया उद्देश्य अथवा मूल्यांकन प्रतिमान। इसमें पहला है उद्देश्य अथवा मूल्यांकन उद्देश्य अथवा मूल्यांकन प्रतिमान। 1 नंबर इसमें कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसके क्या उद्देश्य हैं, और उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद उसका क्या करना है, मूल्यांकन करना चाहिए। और दूसरी बात हमें जो कही है वो जो है, इसमें जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य हैं उसको किस तरह से, उसमें दूसरा है, पहला है उद्देश्य का प्रतिमान, दूसरा आपका है प्रक्रिया प्रतिमान। 2 नंबर आपका इसमें आ जाता है प्रक्रिया प्रतिमान। पहला आपका है उद्देश्य अथवा मूल्यांकन प्रतिमान, दूसरा आपका हो गया प्रक्रिया प्रतिमान, और तीसरा आपका इसमें आ जाता है वो है परिस्थिति प्रतिमान। यानी परिस्थिति के अनुसार परिस्थिति
प्रतिमान। तो इसमें 1 नंबर आपका आ गया उद्देश्य अथवा मूल्यांकन, यानी कि हमारा जो शिक्षा देने के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य है। उद्देश्य के बाद आपका उसके प्रतिमान का मूल्यांकन करना है, उसके बाद प्रक्रिया का प्रतिमान आ गया, तीसरा आ गया परिस्थिति, यानी कि समाज की कैसी स्थिति है वर्तमान समय में, उसके आधार पर। तो इसमें देखो सबसे पहले आ जाता है पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्रतिमान, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम का जो प्रतिमान है, उद्देश्य प्रतिमान का आधार व्यवहारिक मनोविज्ञान है। व्यवहारिक मनोविज्ञान है, यानी कि व्यवहार के आधार पर जो हमारा पाठ्यक्रम है या जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे को जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो उसके आयु स्तर और उसके सर्वांगीण विकास और उसके भावी जीवन के उसके सारे अंगों को उद्देश्य हमारे पूर्ण होने चाहिए। उसके साथ ये मनोविज्ञान पर आधारित है, यानी कि कई बच्चों का क्या होता है मानसिक स्तर होता है सामान्य होता है और कईयों का मंद होता है और कईयों का एकदम से, कई बच्चे क्या करते हैं किसी भी चीज़ को जल्दी कैच करते हैं। तो हमारा पाठ्यक्रम भी उन्हीं की जो हमारे उनकी जो मानसिक स्तर है उनके आधार पर होना चाहिए पाठ्यक्रम। इसमें जो हमारे शैक्षिक उद्देश्यों पर भी अधिक बल दिया जाता है और इसे पाठ्यक्रम का प्रायोगिक क्या होता है विकसित होता है। जो हमारे उद्देश्यों की संप्राप्ति के लिए विद्यार्थियों से अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के रूप में किया जा सकता है, यानी कि जो हम बच्चों से व्यवहार कर रहे हैं या जो बच्चों का व्यवहार है और हमारा पाठ्यक्रम भी वैसा ही होना चाहिए, यानी कि छोटी कक्षाओं में बच्चों को किस तरह से पढ़ाना, खेल विधि के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, यानी कि खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उससे बड़ी कक्षाओं में बच्चों का जो होता है जैसे कि 6th से लेकर 10th तक के बच्चों को उनके आधार पर उनके स्तर आयु के आधार पर उनको क्या देनी चाहिए शिक्षा देनी चाहिए। और इसमें क्या होता है जो उद्देश्यों की प्राप्ति अपेक्षित व्यवहार किया जाता है। व्यवहार परिवर्तन ज्ञान से किससे होता है, उसके व्यवहार में अगर परिवर्तन हो रहा है तो हम उसके व्यवहार परिवर्तन का आधार किसके मूल्यांकन के माध्यम से कर सकते हैं कि हम जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि शिक्षा के लक्ष्य कहाँ तक हमें प्राप्त हुआ है, तो ये किससे हम नोट कर सकते हैं मूल्यांकन के माध्यम से हम ये चीज़ को निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा जो मूल्यांकन प्रतिमान भी कहा जा सकता है, इसमें जो हमारे राइटर हुए हैं इसमें पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्रतिमान में जो हमारे राइटर हुए हैं कौन से BS बुलेन, कौन से हैं BS बलून के अनुसार उनका मानना है BS बलून के अनुसार उनका मानना है, उन्होंने कहा है कि BS बलून ने 1962 में तब 1962 में उन्होंने कहा है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा के सुधार हेतु जो हमारी शिक्षण प्रशिक्षण की क्रियाओं का उद्देश्य केंद्रित बनाना चाहिए, यानी कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं या जो शिक्षा दी जा रही है बच्चों को उसमें शिक्षण में जिन शिक्षा एवं प्रशिक्षण की क्रियाओं के उद्देश्य केंद्रित जो हमारे हैं उद्देश्य केंद्रित बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। और इसके साथ ही हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है, शिक्षण में जिन उद्देश्यों को महत्व दिया जाए उन्हीं उद्देश्यों के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनका परीक्षण किया जाना चाहिए। ये किसके माध्यम से निकाला जा सकता है, ये मूल्यांकन प्रतिमान के माध्यम से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या होता है हमारे शिक्षण उद्देश्य के प्रतिपादन, यानी कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं उसका प्रतिपादन कहाँ तक हुआ और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभवों यानी कि सृजन, यानी कि बच्चों में इसमें कितना सीखा है, किस तरीके सृजन किया और बच्चों के व्यवहार से परिवर्तनों का मूल्यांकन, यानी कि जो हम बच्चे को शिक्षा रहे हैं उनके व्यवहार से उनके जो परिवर्तन व्यवहार से मूल्यांकन किया जा सकता है। उसके बाद हमारा दूसरा है इसमें ये तो किसके अंतर्गत आता है उद्देश्य अथवा मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत। दूसरा आपका आता है प्रक्रिया प्रतिमान। प्रक्रिया प्रतिमान क्या होती है, जो हमारी प्रक्रिया प्रतिमान में प्रक्रिया को ही प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रतिमान के अंतर्गत उद्देश्यों को परिभाषित नहीं किया जा सकता, अपितु जो हमारा पाठ्यक्रम के प्रारूप को विकसित करने से मानवीय गुणों के ज्ञान को ही ध्यान में रखा जाता है, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम प्रक्रिया प्रतिमान है उसमें प्रक्रिया प्रतिमान को ही प्राथमिकता दी जाती है
कि जो हमारा करिकुलम है इस प्रतिमान के अंतर्गत हमारे जो उद्देश्य है उसको परिभाषित नहीं किया जाता, जो हमारे उद्देश्य है उसको परिभाषित नहीं किया जाता, अपितु जो हमारा पाठ्यक्रम का प्रारूप को ही इसमें क्या किया जाता है, विकसित करने के लिए जो हमारी पाठ्यवस्तु है, पाठ्यवस्तु के ज्ञान को ध्यान में रखा जाता है कि हमारी जो पाठ्यवस्तु है उस पर के ज्ञान को ही ध्यान में रखा जाता है। इसके अंतर्गत जो हमारी पाठ्यवस्तु की सहायता से जो हमारे मानवीय गुण है, मानवीय गुणों को विकसित करने का भी इसमें प्रयत्न किया जाता है। इसलिए इस प्रकार के पाठ्यक्रम में जो है मानवतावादी पाठ्यक्रम भी कहा जाता है, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम का प्रक्रिया प्रतिमान को ही इसमें मुख्य माना जाता है और जो हमारी शिक्षा दी जाती है उसमें मानववादी पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। इनमें प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है तथा जो हमारी जो शिक्षा प्रक्रिया है, शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा ही यह संपन्न की जाती है। फलतः इसमें शिक्षक की क्या होती है, भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम प्रक्रिया प्रतिमान है उसमें शिक्षक को ही, यानी मानव को ही मुख्य आधार माना जाता है। और इसमें जो हमारी प्राचीन काल की शिक्षा थी वो किस पर आधारित थी, वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, लेकिन जो हमारी वर्तमान की शिक्षा वो बाल केंद्रित है। इसलिए जो हमारा पाठ्यक्रम प्रक्रिया का जो प्रतिमान है इसमें जो भी शिक्षा दी जा रही थी उसमें शिक्षक को ही केंद्रित माना जाता है, उसी की जो भूमिका होती है उसको महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसके जो पाठ्यक्रम का उद्देश्य है प्रतिमान व्यवहार मनोविज्ञान पर आधारित होता है, जबकि जो हमारी प्रक्रिया प्रतिमान है का प्रारूप मानव व्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि इसमें जो मनुष्य है उसको ही महत्व दिया जाता है जैसे कि शिक्षक को। और मानव व्यवस्था में परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा का पाठ्यक्रम भी बदलता रहता है, जैसे कि मानव के व्यवहार में बदलाव आता है वैसे वैसे हमारे पाठ्यक्रम में भी बदलाव आता रहता है। और इसी के आधार पर जो हमारा मानवीय जो संबंध है, मानवीय संबंध जो सिद्धांत है उनके परंपरागत सिद्धांत का विरोध स्वरूप प्रतिपादित इसमें क्या प्रतिपादित किया जाता है। और इस सिद्धांत की धारणा यह है, जो ये हमारा सिद्धांत है इसका प्रक्रिया प्रतिमान का, इस सिद्धांत की धारणा यह है कि इस व्यवस्था से जुड़े सदस्य अपनी अभिरुचियों, अपनी मनोवृत्तियों, यानी कि उसकी खुद की अभिरुचियाँ होगी, उसकी खुद की मनोवृत्तियाँ होगी, मूल्य होंगे, लक्ष्य को लेकर आते हैं और फलते हैं। उनमें कार्य के साथ साथ जो उनके मानवीय संबंध है, मानवीय संबंधों पर ध्यान नहीं दिया जाता। हमारी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इसी का प्रयोग होता है, अतः यह क्या है, महत्वपूर्ण है। इसमें जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है, शिक्षण व्यवस्था इस प्रकार आयोजित की जाती है, आज की जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है वो इस प्रकार से आयोजित की जाती है कि इसमें जो विद्यार्थी की आयु, यानी कि जो वर्तमान की शिक्षा है उसमें विद्यार्थी की आयु, उसकी क्षमताएं, उसकी अभियोगिताएं, उसकी अभिरुचियां एवं उसकी अभिवृत्तियों की पूर्ण व्यवस्था हो, इस प्रकार का हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। और इसमें शिक्षक को एक परामर्शदाता अथवा उसे निर्देशात्मक के रूप में ही कार्य करता है, यानी कि जो हमारा शिक्षक है इसमें केवल बच्चे को ही उसकी रुचियों, उसकी अभिरुचियाँ, उसकी क्षमताएं, उसकी योग्यताएं, उसी के आधार पर शिक्षा दी जाती है। लेकिन जो इसमें शिक्षक होता है वह एक सुविधादाता के रूप में या निर्देशक के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इसमें सीखने की जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु की व्यवस्था इसी प्रकार की जाती है कि अधिगम क्या हो, रुचिकर हो एवं प्रेरणादायी हो और फलस्वरूप अन्य सफलता की जो हमारी प्राप्ति हो सके, यह बालक के सर्वांगीण विकास के लिए ही संभव होता है। यानी कि जो हमारी वर्तमान की शिक्षा है वो इसी प्रकार की है और इस व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत है, दोनों सिद्धांतों का ही हमारा इसमें क्या होता है, समन्वय होता है। और इसी के अनुरूप जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, सदस्य समस्या समाधान के लिए निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। जो हमारे इसमें सदस्य होते हैं, जो शिक्षा व्यवस्था के सदस्य समस्या समाधान एवं निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार इसमें जो भी कार्य किए जाते हैं, कार्य और संबंधों के साथ साथ सदस्यों की जो उनकी निर्णय क्षमता होती है
उस कार्य संबंधों के साथ साथ सदस्यों की निर्णय क्षमता को भी इसमें क्या महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत ही जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है, शिक्षण व्यवस्था विद्यार्थी केंद्रित होती है और इसी विचारधारा के अनुसार स्वतंत्र अध्ययन और अनुदेशन, प्रायोगिक अनुदेशन तकनीकी को इसमें काम में लिया जाता है, यानी कि जो हमारी वर्तमान शिक्षा है। और इसके 4 प्रमुख आधार हैं या इसके 4 प्रमुख कार्य हैं। कौन कौन से? इसके लिए नियोजन करना, उसकी व्यवस्था करना, उसका अग्रसरण यानी कि उसके लीडिंग करना और उस पर नियंत्रण करना। पहले उसकी क्या होगी? प्लानिंग करनी, नियोजन करना हो गया। दूसरा उसकी व्यवस्था करना कि उसके पहले किसी काम को करते हैं तो हम उससे पहले उसकी क्या करते हैं? उस काम की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद उसकी हम व्यवस्था करते हैं, यानी कि हमें कोई काम करना है, जैसे कि मानो कि हमें स्कूल या कॉलेज खोलना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसके लिए नियोजन करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए स्कूल कॉलेज खोलने के लिए। बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए। इन सब चीज़ों का हम क्या करते हैं? पहले नियोजन करते हैं। उसके बाद व्यवस्था यानी कि व्यवस्था उसके लिए टीचर हो गए, जैसे प्रिंसिपल हो गया, अदर टीचर हो गए, या कोई क्लरिकल स्टाफ हो गया, या कोई 4th ग्रेड के होते हैं इसमें। तो इन सब की क्या हमें व्यवस्था करनी होती है। उसके बाद इनको लीडिंग करनी होती है और लास्ट में इस पर कंट्रोलिंग यानी कि उस पर नियंत्रण कैसे कर सके तो बताया जाता है। और जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है, शिक्षण के इन 4 पदों के अंतर्गत ही हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रणाली की रूपरेखा को तैयार किया जाता है। और इसमें जो कार्य किए जाते हैं उसमें 1 नंबर है कि हम संपूर्ण प्रणाली का क्या करना चाहिए? उसका विश्लेषण करना चाहिए। पूर्ण जो हमारी प्रणाली उसका विश्लेषण करने के बाद हमें कार्य का विश्लेषण करना चाहिए। कार्य विश्लेषण के बाद जो हमारे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की योग्यता को ज्ञात करना और उसके बाद विद्यार्थी हैं उनके ज्ञान कौशल और उनकी जो भी वृत्तियाँ विशिष्टताएँ फिर उनकी बाद उनकी आवश्यकताओं की पहचान करना और अधिगम उद्देश्यों की हमें क्या करनी होती है? व्याख्या। फिर उनकी व्याख्या के बाद हम उद्देश्यों की क्या व्याख्या है, फिर अधिगम की उन्होंने कहाँ तक सीखा है और उसके बाद जो हमारे स्रोत क्या क्या हैं सिखाने के। उसके बाद हमारी जो सूक्ष्म जो हमारी शिक्षण व्यूह रचना है उसका चयन करना और विद्यार्थियों को मोटिवेट या उनको प्रोत्साहन करना। उसीगम जो हमारी अधिगम जो प्रणाली है उसमें सुधार करना और जो हमारी शिक्षण प्रणाली को क्रियान्वयन करना और उसका मूल्यांकन करना और मापदंड एवं मूल्यांकन और उस पर नियंत्रण निरीक्षण। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे पाठ्यक्रम प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत ये सारे उद्देश्य आते हैं। और लास्ट में जो हमारा है तीसरा वो है पाठ्य परिस्थिति प्रतिमान। परिस्थिति के अनुसार जो हमारा पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम का परिस्थिति के अनुसार की जो भी हमारा पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है, पाठ्यक्रम परिस्थिति प्रतिमान शिक्षा और पाठ्यक्रम दोनों को क्या करता है? प्रभावित करने वाली जो हमारी परिस्थितियों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी कि जो हमारे वर्तमान समाज की परिस्थितियाँ जैसे समाज में चल रहा है उसी के आधार पर हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। और इसमें प्रणाली विश्लेषण उपागम का प्रयोग परिस्थितियों के विश्लेषण में किया जाता है। विश्लेषण के द्वारा ही हमारे जो शैक्षिक परिस्थितियों को बाह्य एवं आंतरिक जो हमारे बाह्य और जो समाज में घटने वाली घटनाएं बाह्य आंतरिक घटकों की पहचान की जाती है। और के साथ ही जो हमारे विद्यार्थी यानी कि जो बच्चे विद्यार्थियों की अभिरुचियाँ, उसकी प्रवृत्तियाँ, नैतिकता होगी, शिक्षक की कौशल होगी, यानी कि नैतिकता के गुणों का विकास करना बच्चों के अंदर, शिक्षक के कौशल हो गए, उपलब्ध साधन उपकरण तथा जो हमारे विद्यालय का परिवेश यानी कि परिवेश में आ जाता है। विद्यालय के अंदर जैसे उसकी विद्यालय की बिल्डिंग आ गई, स्वच्छता आ गई या बच्चों की यूनिफॉर्म आ गई, ये सारी चीज़ें आ जाती आदि जो हमारे आंतरिक घटक इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। उनके साथ ही हमारे जो शैक्षिक परिस्थितियों उनके आंतरिक कक्षा शिक्षण और विद्यालय की व्यवस्था संबंधी को भी प्रभावित करता है। जो हमारे बाह्य घटक हो गए जैसे शैक्षिक परिस्थितियों में बहुत से अधिक परिवर्तन, ये तो सारे आंतरिक घटक थे यानी कि जो विद्यालय के अंदर जो भी घटित होता है, जैसे विद्यालय का परिवेश हो गया, विद्यार्थियों की रुचियाँ अभिरुचियाँ होगी, अभिवृत्तियाँ होगी, उसके शिक्षक जो टीचर है वहाँ पे उनके कौशल हो गए, उपलब्ध साधन, वहाँ के उपकरण, ये सारी चीज़ें इसके आंतरिक होती हैं। और बाह्य घटकों में देखो हमारी जो शिक्षण व्यवस्था उसके बाह्य घटकों में जैसे शिक्षक परिस्थितियों के अंतर्गत राजनीतिक परिवर्तन आते हैं। ये सारे क्या है? बाह्य घटक। बाह्य घटक में आगे राजनीतिक परिवर्तन आ गए,
सामाजिक परिवर्तन आ गए, आर्थिक स्थिति परिवर्तन आ गए, समाज की और अभिभावकों की आकांक्षाएं एवं अभिवृत्तियों में परिवर्तन, नए विषयों का आविर्भाव आदि ये क्या है 12 घटक है। किसमें हमारे पाठ्यक्रम परिस्थिति प्रतिमान जनिकी स्थिति के अनुसार हमारा जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में 12 घटक और आंतरिक घटक दोनों प्रकार के होते हैं। आंतरिक घटकों में जैसे हमारे विद्यालय की रूपरेखा, उसका स्वरूप, शिक्षक के कौशल, बच्चों की रुचियां अभिरुचियां, और 12 घटकों में आते हैं सामाजिक परिवर्तन आगे, राजनीतिक परिवर्तन आगे, जो हमारे अभिभावक हैं उनकी आकांक्षाएं आगे, और इसी के ये अभिवृत्तियां और नए विषयों का अभिभाव होता है। और जो हमारे इन घटकों को दृष्टिगत हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। और इसके साथ ही हमारी अन्य घटक प्रतिमान भी इसके अंतर्गत हैं, जैसे परीक्षा पद्धति होगी, पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 के अंतर्गत हमारा जो माध्यमिक स्तर है, कौन सी शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसमें देखो जो हमारे माध्यमिक स्तर का व्यावसायिक शिक्षा होगी, इसमें नवोदय विद्यालय आ जाते हैं, दूरवर्ती जैसे कोटा, पत्राचार वाली कोटा, यूनिवर्सिटी वाली होगी, उच्च स्तर और सेवारत शिक्षा जनिकी जो सेवारत होते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण आदि अनेक महत्वपूर्ण सुझाव भी इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। और इन्हीं सुझावों को लागू करने के लिए कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई जो हमारे पाठ्यक्रम में भी परिस्थितियों के अनुसार हमारे पाठ्यक्रम को क्या तैयार किया जाता है। तो ये हमारा हो गया अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम। अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम में मैंने आपको बताया कि आगे 3 उद्देश्य का मूल्यांकन प्रतिमान और प्रक्रिया प्रतिमान और परिस्थिति जनिकी हमारी परिस्थिति के अनुसार हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इसके साथ ही जो हमारी 3rd यूनिट है, जो हमारी नॉलेज एंड करिकुलम बुक है, उसकी इसी के साथ जो हमारी 3rd यूनिट है वो खत्म होती है। तो इसमें आपकी 1 यूनिट रहेगी। तो आज की क्लास आपकी यही